ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लिखी है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन u1 डैश का u1 से, और u1 डैश जो था वो बिफोर कोलिजन था सीएम फ्रेम के अंदर, u1 था बिफोर कोलिजन थी वेलोसिटी लेबोरेटरी फ्रेम में, u2 डैश था बिफोर कोलिजन वेलोसिटी थी पार्टिकल ए की सीएम फ्रेम में, u2 थी बिफोर कोलिजन पार्टिकल बी की लेबोरेटरी फ्रेम में। अब मैं आफ्टर कोलिजन की बात करती हूँ। अब आफ्टर कोलिजन में लिखते हैं आफ्टर कोलिजन। अब क्या निकालना है, v1 डैश v1, v2 डैश v2, v1 डैश v1 डैश, तो यहाँ पर क्या होगा v1, ये आपकी पार्टिकल ए की वेलोसिटी है सीएम फ्रेम के अंदर क्योंकि ये डैश में है, v1 ये पार्टिकल ए की वेलोसिटी है लेबोरेटरी फ्रेम में माइनस vcm, सेम v2 डैश पार्टिकल बी की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन सीएम फ्रेम के अंदर, v2 पार्टिकल बी की वेलोसिटी है लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर आफ्टर कोलिजन माइनस VCM। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, ये आपकी 4 इक्वेशन निकली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो इक्वेशन है वो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है लेबोरेटरी सीएम फ्रेम से लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर, वेयर इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ are the transformation equation from CM frame to laboratory frame। ये सीएम फ्रेम से लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। अब मुझे निकालना है स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। अब हमें ये पता है कि लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर सीएम फ्रेम के अंदर टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन, पहले हमने लेबोरेटरी फ्रेम में पढ़ा, लेबोरेटरी फ्रेम में क्या था, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, वो कितना रहता है m1u1 m2u2 m1v1 m2v2 के बराबर रहता है। इसके अंदर सीएम फ्रेम में क्या होता है, टोटल मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व ही रहता है, m1u1 डैश m2u2 डैश m1v1 डैश प्लस m2v2 डैश के बराबर रहता है। लेकिन जो टोटल मोमेंटम होता है बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन सीएम फ्रेम के अंदर कितना आता है, 0। मतलब दोनों मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, कंजर्व रहने के साथ साथ उन दोनों का टोटल मोमेंटम किसके बराबर मिलता है, हमें 0 के बराबर मिलता है। देखो वी नो डैट इन सीएम फ्रेम टोटल मोमेंटम ब्रैकेट में लिख देना बिफोर कोलिजन बिकम 0। 0 होता है, कैसे होता है प्रूव करते हैं। पहला क्या होता है m1u1 डैश प्लस m2u2 डैश बराबर कितना होता है, 0 होता है, ये तो हमें पता है। तो m1u1 डैश बराबर माइनस m2u2 डैश के बराबर होगा, तो m2 की वैल्यू u2 डैश कितना आएगा आपका माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m2 u1 डैश कितना आएगा। अब मुझे ये प्रूव कर, मैं ये प्रूव करके दिखा रही हूँ कि इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, 0। पहले मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ, फिर मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ, दोनों वैल्यू निकाल के दोनों को प्लस कर दूंगी और किसके बराबर आना चाहिए आपका, 0 के बराबर आना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर आ गया तो प्रूव हो जाएगा कि
टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना रहता है, 0 रहता है। मैं m1 u1 डैश निकालती हूँ, आ जाओ। m1 u1 डैश, m1 u1 डैश की वैल्यू हमने पढ़ी थी अभी इक्वेशन नंबर थर्ड में, कितनी थी, u1 माइनस vcn, u1 माइनस vcn फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में पड़ी होगी, ये थर्ड में तो u2 डैश था। इक्वेशन सेकंड से हमने निकाल दिया, ये था। अब इसकी वैल्यू रखते हैं m1 u1 डैश, यही निकाल रहे हैं m1 u1 माइनस VCM के हम लोग वैल्यू निकाल चुके हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। और U2 जीरो था, जीरो कब था, जब हम CM फ्रेम की बात कर रहे थे, लेकिन ये U1 के साथ VCM आ रहा है, तो मतलब ये लैबोरेटरी फ्रेम की बात हो रही है, क्योंकि U1 और VCM एक साथ चल रहे हैं, तो ये बात किसकी चल रही है अभी, लैबोरेटरी फ्रेम की। और लैबोरेटरी फ्रेम में दूसरा पार्टिकल आपका स्टेशनरी नहीं है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल आपका जीरो नहीं है। अगर यहाँ पे U1 डैश होता तो ये आपका क्या हो जाता, जीरो, क्योंकि CM फ्रेम के अंदर सेकंड पार्टिकल कैसा रहता है, स्टेशनरी, तो ये आपका यहाँ पर जीरो नहीं होगा। सॉल्व करिए। एलसीएम लेते हैं, m1 प्लस m2, m1 u1 m2 u1 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2, कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, m1 माइनस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 कॉमन ले लिया, m2 u1 माइनस अपॉन m1 प्लस, ये जो वैल्यू निकली आपकी, ये वैल्यू किसकी निकल गई, m1 u1 डैश की। अब निकालना है m2 u2 डैश। अब मैं m2 u2 डैश निकालूंगी, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो m1 u1 डैश निकाल दिया। अब मुझे क्या निकालना है, m2 u2 डैश। जब m2 u2 डैश और m1 u1 डैश दोनों आ जाएंगे, दोनों को प्लस करना और जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो ये प्रूव हो जाएगा कि CM फ्रेम के अंदर टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या रहता है, जीरो रहता है। आ जाओ, अब m2 u2 डैश निकालते हैं। m2 u2 डैश कितना निकलेगा, m2 u2 डैश की वैल्यू रखो, u2 माइनस VCM, u2 ये कौन सी इक्वेशन से रखी है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से रखा है, m2 u2 डैश, m2 u2 माइनस VCM की वैल्यू कितनी थी, m1 u1 m2 u2 m1 प्लस एलसीएम ली m2 m1 प्लस m1 u2 m2 u2 m1 u1 m2 u2, m2 u2 से m2 u2 कैंसिल, m2 u2 डैश बराबर m2 m1 u2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कॉमन ले लो, m1 m2
U2 माइनस U1 अपॉन M1 प्लस M2, M1 M2 माइनस भी कॉमन ले ली, कितना आ जाएगा U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2। M1 U1 डैश आ गया, M2 U2 डैश आ गया। अब दोनों का सम करने पर कितना आना चाहिए? 0। चलो दोनों को प्लस करते हैं। M1 U1 डैश प्लस M2 U2 डैश। M1 U1 डैश की वैल्यू थी M1 M2, U1 माइनस U2 M1 प्लस M2, M2 U2 डैश की माइनस M1 M2 U1 माइनस U2 अपॉन M1 प्लस M2। और दोनों माइनस हो रहा है तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई? 0। इसका मतलब टोटल मोमेंटम जो रहता है आपका बिफोर कोलिजन कितना रहता है? 0। सिमिलरली आफ्टर कोलिजन निकालोगे तो वो भी कितना आएगा? 0 आएगा। स्क्रीनशॉट लो पहले इसका। एक मिनट में चौक चौक टोटल मोमेंटम क्या आ गया? 0 आ जाए। ये किसका है आपका? बिफोर कोलिजन का। सिमिलरली आपको आफ्टर कोलिजन के लिए करना है। आफ्टर कोलिजन में क्या निकालोगे आप? M1 V1 डैश और M2 V2 डैश। M1 V1 डैश निकालोगे तो V1 डैश को खोलोगे, V1 माइनस VCM, VCM की वैल्यू रखोगे, LCM लोगे, सॉल्व करोगे। सेम M2 V2 डैश निकालोगे, V2 डैश की V2 माइनस VCM, VCM की वैल्यू रखोगे, सॉल्व करोगे, दोनों को प्लस करोगे, वो भी किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। तो इसका मतलब सीएम फ्रेम के अंदर बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन मोमेंटम रहता कंजर्व है, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। अब मैं आफ्टर कोलिजन का सॉल्व नहीं करूंगी, आफ्टर कोलिजन का मैं सिमिलरली करके डायरेक्ट लिख रही हूँ। लिखिए, सिमिलरली आफ्टर कोलिजन M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश कितना आएगा? 0। इसका मतलब M1 V1 डैश किसके बराबर आएगा? M2 V2 डैश, और V2 डैश किसके बराबर आएगा? माइनस M1 अपॉन M2 V1 डैश। ये तो बात हो गई आपकी मोमेंटम की। अब बात करेंगे अपन काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि हमें पता है लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व रहता है और इलास्टिक कोलिजन के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है। अब मुझे निकालनी है यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू। अब लिखो, इन सीएम फ्रेम, इन सीएम फ्रेम टोटल काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ओपन करिए, क्या होता है? हाफ M1 U1 स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? U1 डैश, क्योंकि सीएम फ्रेम के अंदर क्या चलता है? डैश। हाफ M2 U2 डैश स्क्वायर बराबर हाफ M1 V1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 डैश स्क्वायर। U2 डैश और V2 डैश की हम वैल्यू निकाल चुके। V2 डैश तो ये निकाला, और U2 डैश हमने जब हमने बिफोर कोलिजन का करा था उससे हमने U2 डैश की वैल्यू निकाली थी। दोनों की वैल्यू रख दीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिया हो तो। अब मैं यहाँ से U2 डैश, V2 डैश और U2 डैश की वैल्यू रख रही हूँ।
चलिए हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 डैश की वैल्यू निकाली थी, क्या निकली थी? माइनस m1 अपॉन m2 u1 डैश। रख दीजिए माइनस m1 अपॉन m2 u1 डैश और इसका होल स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। v2 डैश की वैल्यू ये रही माइनस m1 अपॉन m2 v1 डैश इसका होल स्क्वायर। चलो ओपन करते हैं हाफ m1 u1 डैश स्क्वायर हाफ m2 डॉट स्क्वायर करिए m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर u1 डैश स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर हाफ m2 डॉट इसको खोलिए m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर v1 डैश स्क्वायर। कॉमन लेते हैं m2 से m2 कैंसिल m2 से m2 कैंसिल इनमें से कॉमन ले रही हूँ ऊपर से 1/2 m1 u1 डैश क्या बचेगा 1 प्लस m1 अपॉन m2 दूसरे में से लो हाफ m1 v1 डैश स्क्वायर क्या बचेगा 1 प्लस m1 अपॉन m2 ये कैंसिल हो जाएगा हाफ m1 कैंसिल इसका मतलब u1 डैश स्क्वायर किसके बराबर आया v1 डैश स्क्वायर के तो u1 डैश किसके बराबर आ जाएगा v1 डैश इसका मूल दोनों का क्या आएगा बराबर। सिमिलरली v2 डैश का मूल इसके बराबर आ जाएगा v2 डैश। ये कैसे आएगा जहां पर आपने u2 डैश और v2 डैश की वैल्यू रखी है उसकी जगह उन इक्वेशन में से u1 डैश और v1 डैश की वैल्यू निकाल के इसमें रख देंगे तब आपको ये सेकेंड वाली स्टेप मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट लीजिए। ये तो सीएम फ्रेम के अंदर हमने कंजर्वेशन पढ़ लिया कि लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम और लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व रहते हैं। अब हमें निकालना है थीटा। आपने पढ़ा था कि अब पढ़ते हैं किस एंगल से वो गए थे। एक दोनों ये थीटा 1 से गया था और एक थीटा 2 से गया था। अब मुझे वो थीटा की वैल्यू निकाल के लानी है उस स्कैटर्ड एंगल का। वो जो दोनों एंगल कहलाते हैं उन्हें स्कैटर्ड एंगल बोलते हैं। उन स्कैटर्ड एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है जिस एंगल से वो उन्होंने अपनी डायरेक्शन दोनों ने चेंज करी है। कितने एंगल से वो दोनों स्कैटर्ड हुए कि 2D कोलिजन के अंदर लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी फिर भी कंजर्व रहा। वो स्कैटर्ड हो गए, उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, फिर भी लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि और मोमेंटम तो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है फिर भी मोमेंटम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये आपको अब वो वैल्यू निकाल के लानी है कौन से ऐसे एंगल से स्कैटर्ड किया जाए कि टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या रहे कंजर्व रहे। अब वो आपको उस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है जिसे उस एंगल को बोला जाता है स्कैटर्ड एंगल। अब मैं इसके बाद ये टॉपिक यही चल रहा है लेकिन उसके अंदर एक नया सब टॉपिक डाल के डालेंगे। टॉपिक स्कैटर्ड एंगल डालिए। अब टॉपिक स्कैटर्ड एंगल। अब वो मुझे एंगल फाइंड आउट करना है जिससे दोनों पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए हैं थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू। उन वैल्यूज को निकाल के आपको ये पता चलेगा कि आपकी ऐसी इन वैल्यूज पर भी टोटल लीनियर मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह सकती है। आप 2D कोलिजन के अंदर ऐसे कौन से एंगल होते हैं जिन पर इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल है वो एंगल आपको फाइंड आउट करके लाना है। थीटा 1 की वैल्यू फाइंड आउट करके लानी है। चलो स्कैटर्ड एंगल कल निकालेंगे, आज की क्लास ऑफ